हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी आयुर्वेदा। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं जो हमने द्रव्यगुण प्लांट की सीरीज़ स्टार्ट करी थी, उसमें ही हम एक और प्लांट पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्लांट वो है हमारा कांडीर। ये आपको देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैं जितने भी प्लांट्स बताए गए हैं उनके सबके बारे में डिस्क्राइब करूँगा ताकि आपको समझ में आए। और जो सिलेबस में है वो भी बताऊंगा, वो ज़्यादा डिस्क्राइब करूंगा। और मुझे जो भी लगेंगे कि ये डिस्क्राइब करना ज़रूरी है तो मैं उनको भी डिस्क्राइब करते हो जाऊंगा प्लांट्स को। और प्लांट समझना उतना ही ज़रूरी है जैसे कि एमबीबीएस में फार्माकोलॉजी के बिना एक तरीके से डॉक्टर बिल्कुल बेकार है, उस तरीके से बीएमएस में अगर आप द्रव्य गुण के प्लांट्स के बारे में नहीं जानते हैं तो बीएमएस डॉक्टर एकदम बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको ज़रूरी है कि आप समझिए। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज जो नेक्स्ट प्लांट है हमारा कांडीर। तो कांडीर के बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं। मेन चीज़ सबसे पहले वही फैमिली और बॉटनिकल नेम। तो फैमिली जो है इसकी वत्सनाभ वाली फैमिली है। ठीक है, वत्सनाभ की फैमिली जो है हमारी क्या है, रेननकुलेसी। ठीक, अब बॉटनिकल नेम की बात करते हैं तो इसका नाम क्या है, रेननकुलस सैलस्ट्रस इसका बॉटनिकल नेम है ये। ठीक, अब हम इसका आगे एक बार देखते हैं किस तरीके से दिखने में होता है। तो आप ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से है। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये देखिए आपको इसमें पानी देखने को मिल रहा होगा। तो मोस्टली ये जो होते हैं जल के आसपास ही आपको देखने के मिलेंगे। इसके फूल जो होते हैं ये हल्के से येलोइश ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी कांड की। तो ये इसकी जो कांड शाखाएँ हैं इनमें देखिए आपको थॉर्न्स लगे हुए दिख रहे हैं, स्पाइक्स कांटे लगे हुए दिख रहे हैं। तो इसमें कांटे भी होते हैं और ये एकदम आपको दिख रहा है कि कैसा है प्लांट, बिल्कुल एकदम सरल प्लांट देखने को मिल रहा है। मतलब ज़्यादा डिवीज़न इस तरीके की नहीं है, झाड़ी टाइप का नहीं है, डिवीज़न वगैरह ज़्यादा नहीं, एकदम प्लेन प्लांट चल रहा है। ये हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसके पर्याय क्या बताए गए हैं। तो इसमें देखते हैं कांडीर, इसको पहली बात क्यों कहा गया है। कांडीर इसको इसलिए कहा जाता है कि कांटे होने के कारण। ठीक है, तो कांड जो होता है, इसका कांड जो मैंने आपको बताया, ये जो इसका स्टेम है, इसका स्टेम जो होता है, कांड जो होता है बाण के समान तीक्ष्ण होता है। बाण के समान मतलब ऐसे बोलते हैं, एरो जो होता है ना, वो है ना एरो, तो एरो के समान तीक्ष्ण, क्योंकि इस पर कांटे होते हैं इसलिए इसको कांडीर कहा जाता है। सेकंड चीज़ बात करते हैं इसका, कांड कटुक बोला गया है। इसका कांड कटुक इसलिए बोला गया है, उ की मात्रा है तो ये आया नहीं। तो कांड कटुक इसलिए बोला गया है कि कांड कांड मतलब ये कांड युक्त होता है। ठीक है, स्टैम्प्स होते हैं इसमें बहुत सारे। और कटुक मतलब कटुक, इसमें रस युक्त होता है, कटु रस युक्त होता है, इसलिए इसको कांड कटुक बोला गया है। नासा संवेदन, ठीक है, तीक्ष्ण होने के कारण जो नेज़ल कैविटी या नेज़ा म्यूकोसा होती है वो उसको इरिटेट करने वाला होता है। यहाँ पर तोय बल्ली बोल दिया है। तोय बल्ली क्यों, मैंने आपको बताया है जल के पास पाया जाता है इसलिए इसको तोय बल्ली बोला गया है। सुकांडक, तो सुंदर सरल और कांड वाला होने के कारण इसको सुकांडक बोला है, क्योंकि इसकी ज़्यादा ब्रांचेस वगैरह नहीं है। आपको दिख रहा है सीधा सिंपल सा गया है और डिवाइड हो गया जाके, ज़्यादा इसमें झाड़ियों वाला सिस्टम नहीं है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, देवकांड या फिर जलधारी बोलते हैं। जल के आसपास होने के बाद जलधारी ही बोला जाता है। अब आते हैं इसके स्वरूप के ऊपर। तो इसका जो स्वरूप होता है वो छुप होता है, ये आप पहले जानिए सबसे पहले। ठीक है, कितने फुट का होता है, 13 फुट का, मैक्सिमम 13 फुट का होगा। और इसका स्वरूप छुप होता है। कैसा हो, कोमल होता है, वर्षायु, सरल और चिकना होता है ये। ठीक, हम बात करते हैं इसके पात्रों की। तो इसके पात्र के बारे में जो बोला गया है वो ये है कि इसकी जो पत्र होते हैं, ठीक है, इसके जो लीव्स होती हैं वो देखने में बिल्कुल धनिये के समान होती हैं। जैसे धनिये की पत्तियाँ, ये देखिए धनिया मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, धनिये की पत्तियाँ ये जगह जगह से कटी हुई होती हैं, 3-4 जगह से, उसी तरीके से इसकी पत्तियाँ कटी हुई होती हैं। तो यहाँ होता है प्रायः 3 भागों में विविक्त तथा पुनः अनेक खंडों में विविक्त। ठीक है, प्रायः देखो तो यह 3 भागों में विविक्त है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 भागों में विभक्त हो गई, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद ये और ज़्यादा डिवाइड है बाकी अलग अलग। ठीक है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो फिर 2 या 3 में डिवाइड है। तो इस तरीके से इसकी डिवीज़न होती है पत्तियों की। तो यहाँ पर बता दिया धनिये के पत्ते के समान, इसलिए इसे जल धनिया बोलते हैं। ऊपर हमने जल धनिया पढ़ा ना, जल धनिया क्यों, धनिये के पत्ते के समान होता है ये। ठीक है, उसके बाद आया इसका मूलीय पत्ते दीर्घवृत्त। जो इसके मूलीय पत्ते होते हैं वो दीर्घवृत्त मतलब लंबे लंबे इस तरीके के होंगे। ठीक, तथा स्कंदीय पत्र जो होते हैं इसके कैसे होते हैं, हर्षवृत्त। जो स्कंदीय पत्ते होंगे ऊपर वाले पत्ते वो कैसे होंगे, वो छोटे होंगे, होंगे गोल टाइप के ही, जैसे इस तरीके से ये गोल आकार में फैले हुए हैं, इस तरीके से फैले हुए होंगे, लेकिन कैसे होंगे, छोटे होंगे साइज़ में।
ठीक है। अब बात करते हैं पुष्प की। तो पुष्प मैंने आपको ऊपर बताया था किस तरीके का पुष्प था, हल्का पीला हरे रंग का। तो यहाँ पर बता रखा है छोटा सा फूल होता है, हल्के पीले रंग का, प्रायः शाखाओं पर लगते हैं। शाखाएँ जो होती हैं, शाखाएँ प्रशाखाएँ उन पर लगते हैं, हल्के पीले हरे रंग के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। फल की बात करते हैं तो अनेक फल होते हैं लंब गोल आकार, किस तरीके का, जो आपने ऊपर प्लांट में देखा होगा इस तरीके से बना हुआ था, डिब्बे की तरह बने हुए थे, ऐसे लगा हुआ था, तो वो कैसा होता है, लंब गोल आकार का। ये लंबा लंबा होता है और ये गोल होता है, मतलब किस तरीके का, सिलेंड्रिकल शेप में होता है ये, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में गोल होता है और लंबा लंबा होता है। रोमड़, इसके ऊपर बहुत सारे रोम होते हैं, छोटे 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 काफ़ी सारे इसके ऊपर रोम देखने को मिलेंगे। पिपली सदृश से, अगर आपने कहीं पिपली देखी हो ब्लैक कलर की जो होती है, सेम उसकी तरह ही होता है, बस साइज़ का थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। इसकी पत्तियों और शाखाओं में राई के सदृश तीक्ष्ण गंध आती है, जैसे राई की गंध आती है उसी के समान इसके पत्तों में और इसकी शाखाओं में गंध आती है, ठीक है। इसके आने का समय जो होता है, इसमें क्या होता है, फल आने का समय हेमंत से वसंत ऋतु तक पुष्प फल लगते हैं, हेमंत से वसंत ऋतु तक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमको पता होना चाहिए कब फल लगते हैं इसमें। अब आते हैं इसका उत्पत्ति स्थान। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है, कश्मीर से आसाम तक पाया जाता है, ठीक है। यह समानता नदियों के किनारे उत्पन्न होता है तथा उष्ण पर्वत घाटियों में 5000 फीट की ऊंचाई तक कश्मीर से आसाम तक पाया जाता है, ठीक है। तो कहाँ, पहाड़ियों और तराई क्षेत्रों में, जहाँ पर हमारे काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना कि पहाड़ों से ही नदियाँ निकली हैं, तो वहाँ पर जो तराई क्षेत्र जैसे कि हमको देखने मिल रहे हैं, तो उन्हीं जगह पर ये पाया जाता है, ठीक है। तो आसाम की घाटियाँ हैं, कश्मीर की घाटियाँ, वहाँ पाया जाता है। अब इसमें बात करते हैं रासायनिक संगठन की। तो रासायनिक संगठन में यहाँ पर हमको क्या देखने मिलता है, यहाँ समस्त छुप में बीजों को छोड़कर, मतलब पूरे बीजों को छोड़कर एक कटु पीत वर्ण उड़नशील तेल के रूप में क्या मिलता है हमको, प्रोटो एनीमोनिन मिलता है, ठीक है। अब प्रोटो एनीमोनिन जो होती है, ये एक तरीके का, हम आपको बता दें यहाँ पर, एक तरीके का टॉक्सिक होता है, ठीक है, टॉक्सिन होता है इसके अंदर। ये यहाँ पर आगे बोला भी गया है, स्फोटजनक गुणधर्म युक्त होता है ये इसलिए बोला है कि टॉक्सिन होता है, अगर इसको आप कंज्यूम कर लें तो ये बॉडी के अंदर डिजीनेस, नोज़िया, वॉमिटिंग, फीवर, इस तरीके की कंडीशंस को उत्पन्न कर देता है, ठीक है। तो ये टॉक्सिन होता है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए इसको जब इसका तेल वगैरह निकाला जाता है तो ये जो होता है गर्म करते समय या फिर निकालते समय ये वॉलेटाइल ऑयल के रूप में होता है, ऑयल के अंदर, तो ये उड़ जाता है, उड़नशील होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात है। तो इन्होंने आगे बोला है सूखने और उबालने पर यह प्रभाव नष्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब प्रोटो एनीमोनिन जो होता है ये नष्ट हो जाता है, आपको सुखाते हैं धूप में डाल के या फिर इसको उबालते वगैरह हैं तो ये नष्ट हो जाता है। अतः इस रूप में शाक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किस रूप में, शाक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसके अतिरिक्त ताज़े पौधे जो होते हैं, इसके ताज़े पौधे में क्या पाया जाता है, सेरोटोनिन पाया जाता है। अब सेरोटोनिन हम जानते हैं कि तरह का केमिकल है जो कि हमारी ब्रेन्स में और नर्व में अंदर मैसेज को कन्वे करने के लिए करा जाता है हमारी बॉडी के द्वारा। और ये कहाँ कहाँ पर हमको देखने मिलता है, जहाँ पर हम मूड चेंजेस में भी, स्ट्रेस के टाइम पे भी, तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जो मेंटली फिजिकली कंडीशन है जहाँ पर हमारा सेरोटोनिन सिक्रिएट होता है, ठीक। तब पाया जाता है नामक रक्त वाहिनीय संकोच पदार्थ होता है। अब यहाँ पर आपको पता चल गया ये क्या है, हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, जो सेरोटोनिन होता है, ठीक है। तो रक्त वाहिनीय जो होती है हमारी वेसल्स जो होती हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला था। अन्य भी कुछ पदार्थ पाए जाते हैं बीजों में, ऐसे कि 18% प्रोटीन या फिर 26% वसा अम्ल जो हमारे फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं वो भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके मेन गुणधर्म की। तो गुणधर्मों में हम क्या देखने को मिलता है कि गुण में क्या होता है, रूक्ष और तीक्ष्ण होता है, रस में कटु और तिक्त, इसी के कारण हमने ऊपर क्या देखा था, इसका नाम देखा था कंटक कटुक, ठीक है। इसलिए विपाक भी इसका कटु होता है, वीर में ये उष्ण होता है, ठीक। अब आते हैं दोष कर्म पे। दोष कर्म में क्या होता है, यह उष्ण होने के कारण वात कफ नाशक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा डिस्क्राइब करके बताता हूँ। जो हमारे प्रियव्रत शर्मा हैं, जो इनकी हम द्रव्यगुण की बुक पढ़ते हैं, उन्होंने इसको जो रखा है वो गलगंड के उसमें रखा गया है, ठीक है। ये गलगंड में यूज़ होने वाला प्लांट है,
ठीक है। इसकी जो मेडिसिन होती हैं गलगंड में यूज़ होती हैं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करके भी देखते हैं इसका नाम जो हमने पढ़ा था, बॉटनी का नेम जो है रेनकुलस सैलिट्रस, तो आपको पता चलेगा कि इसके जो यूजेस हैं वो होम्योपैथ में भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब होम्योपैथ में तो काफ़ी ज़्यादा, आप सर्च करेंगे तो तुरंत निकल के आ जाएगा। उसकी जो बॉटल्स होती हैं होम्योपैथिक की, तो वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो उसमें बताया था कि ल्यूकोडर्मा में भी यूज़ होता है और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें कि हम इसको यूज़ करते हैं। बाकी आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने इसको किस में बताया है, गलगंड में इसका यूज़ बता रखा है। ठीक है। अब गलगंड की बात करते हैं तो हम वहाँ जाते हैं चरक की तरफ। तो उन्होंने बताया है ग्रंथि निर्माण। तो मोस्टली हम देखते हैं कि हमारी ग्रंथि निर्माण में हम क्या देखते हैं, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पर जो लिख दिया मैंने गलत लिख दिया, इसको सही करता हूँ। तो हमारा वात और कफ, इन दोनों का शमन करने वाला होता है। अब हम जानते हैं ग्रंथि निर्माण में हमारे यही जो दोष होते हैं, ये दोष बढ़ते हैं और बढ़ने के कारण, आवरण के कारण या फिर ये किसी जगह पर अटकने के कारण जो होते हैं, कफ जो होता है वात का मार्ग अवरोध करता है, तो वहाँ पर ग्रंथि की उत्पत्ति होती है। तो उसी के लिए जो होते हैं वहाँ पर इनसे ग्रंथि की उत्पत्ति होती है। और गलगंड में भी क्या होता है, ग्रंथियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो सेम एज इट इज़ वही है कि आपको गलगंड में इसलिए इसका यूज़ बताया गया है। ठीक है, क्योंकि ये वात कफ शामक है। ठीक। बाकी हम आते हैं स्थानीय क्रम पे। तो स्थानीय क्रम पे इसका बाह्य रक्तोत्क्लेशक। ठीक है, बाह्य रक्तोत्क्लेशक है, स्फोट जनन है, जो कि मैंने आपको बताया ऊपर जो हमने पढ़ा था, प्रोटोएनिमोन के कारण, एवं जंतु हग्न है। जो भी यहाँ पर हमारे बैक्टीरियल वायरल वगैरह इन्फेक्शंस होते हैं उनमें हम ऊपर से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक। आते हैं आभ्यंतर में। ठीक है, तो आभ्यंतर में क्या होता है, यह अति तीक्ष्ण एवं विषाक्त होता है। विषाक्त मैंने आपको बता दिया कि वो कौन सा केमिकल है, उस केमिकल की वजह से हो रहा है, प्रोटामिन की वजह से। अतः इसका अंत प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। बाह्य प्रयोग तो हम कर सकते हैं, लोकली एप्लीकेशन बता दिया है जंतु वगैरह में, क्योंकि हम जानते हैं जंतु वगैरह कहाँ पढ़ते हैं। हमने अगर कृमि पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा, कृमि का मेन सबसे इम्पॉर्टेंट जो दोष के बारे में हम जानते हैं वो कौन सा दोष है, कृमि वहीं लगते हैं जहाँ पर कफ दोष की वृद्धि होती है। जहाँ कफ दोष वृद्धि हो रही होगी वहीं पर कृमि होंगे। और हमारा ये क्या है, ये हमारा जो है वात और कफ दोष का शमन करने वाला है। तो उसमें इसलिए इसको जंतु उसमें यूज़ करा जाता है। ठीक है। और अगर आप इसको यूज़ली यूज़ कर लेते हैं बॉडी के ऊपर डायरेक्टली, तो ये स्फोट जनन भी है, क्योंकि हम जानते हैं इसमें क्या है, प्रोटोएनिमोन पाया जा रहा है, एमिनोन पाई जा रही है। तो इस वजह से ये इसलिए भी है। अभ्यंतर बहुत संभाल के यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं अभ्यंतर की, जब आ ही गए हैं तो पाचन संस्थान पे क्या असर पड़ता है। हमने देखा कि इसका जो वीर्य है वो उष्ण वीर्य है, तो जिससे कि हमको ये पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, दीपन पाचन भेदन एवं कृमि हग्न है। कृमि हग्न तो हो गई। ठीक है, क्योंकि इसके रस जो हैं कटु तिक्त रस है, और कृमि को बढ़ावा देने के लिए मधुर रस की आवश्यकता होती है, तो उसके बिल्कुल विपरीत देखने के लिए मिल रहा है। स्निग्ध में कृमि बहुत बढ़ते हैं वहाँ, या इसके गुण जो है रूक्ष तीक्ष्ण देखने को मिल रहे हैं, विपाक कटु है, उष्ण वीर्य है। तो इस तरीके की कंडीशन में क्या होता है, कृमि उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। और ये जो आपको उष्ण वीर्य देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या दीपन पाचन में हो रहा है। ठीक है, रूक्ष कटु तिक्त ये रस जो है इस तरीके की रस है जो आपके दीपन पाचन करने के हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब आते हैं रक्त व संस्थान पे इसका किस तरीके से असर पड़ता है। तो यहाँ देखते हैं यह रस ग्रंथियों में शोथ को कम करता है। ठीक है, तो सूजन का कारण हम जानते हैं दो ही कारण है, एक वात एक कफ। ये सूजन के कारण हमको देखने के लिए मिलते हैं हर जगह। ठीक है, तो जो रस ग्रंथियों में शोथ होता है, अब यहाँ पर रस ग्रंथियों से इन्होंने बोल दिया कि डक्ट या डक्टस ग्लैंड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो डक्टेड ग्लैंड जैसे कि हम बात करते हैं कि ये जो होता है हमारा थायराइड में भी चलता है। ठीक है, थायराइड की कंडीशन अगर आपको है, थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, तो उसमें भी चलेगा। तो वहाँ पर क्या हमको देखने मिल रहा है, तो इनलार्जमेंट अगर हो रही है थायराइड ग्लैंड की, या गोइटर की कंडीशन आ रही है, ठीक है, टॉन्सिलाइटिस सूजन हो रहा है, तो उसमें भी इसको क्या कहते हैं हम आप दे सकते हैं। तो ये रस ग्रंथियों को शोध को कम करता था, रक्त का शोधन करता है। उसके बाद क्या वजह रखा है, आयोडीन के समान इसका कार्य होता है। अब ये हम जानते हैं कि आयोडीन के कारण ही हमको क्या होता है, ये सब बीमारियां देखने के लिए मिलती हैं। जो हम देखते हैं ना, वाइटर हो गया, घेंघा से बोलते हैं कि आयोडीन कमी से होता है, तो ये इसके कारण होता है। तो ये आयोडीन वाला ही सेम काम करता है, इसलिए इसको हम उसमें यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं
प्रजनन संस्थान में। तो ये आर्तव जनन है, मतलब ये फीमेल के लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि हमारी इसमें बताया गया है कि आर्तव किस तरीके से क्या बताया गया है, स्त्री को आग्नेय बताया गया है, पुरुष के लिए सौम्य बताया गया है। ठीक, तो ये उष्ण वीर्य होने के कारण जो आर्तव होगा उसको और ज़्यादा अच्छे से नरिशमेंट वगैरह का भी काम करेगा। ठीक है, आगे आते हैं प्रयोग के बारे में देखते हैं। तो इसमें प्रयोग में क्या देखने मिल रहा है, दोष कर्म की हम पहले ही देख चुके हैं। ये क्या है, कफ वात जन्य विकारों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, कफ वात का शमन करता है। संस्थानीय प्रयोग बाह्य ग्राह्य रसग्रंथियों के शोथ में, ठीक है, रसग्रंथियों के शोथ में यूज़ होता है। प्लेग की गिल्टियों के लिए लाभकर है। अभी हम जानते हैं कि प्लेग जो होता है स्किन में, तो वहाँ पर क्या होता है, गिल्टियाँ पड़ जाती हैं। ठीक, स्किन में क्या हो रहा है, ऐसे मान के चलिए स्कार टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। अतः यह प्लेग की बूटी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, प्लेग की बूटी। प्लेग के टाइम पे इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा गया होगा, इसलिए इसके लिए नाम जो एक पड़ गया है प्लेग की बूटी के नाम से भी जाता है। बाकी ये जो होता है ध्वजाभंग, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है फीमेल्स में। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या बोलते हैं, इसका शिश्न पर लेप करना चाहिए, पेनिस के ऊपर इसका लेप करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अतिरिक्त चर्म रोग में, आम बात आदि में इसका लेप करना चाहिए। ठीक है, जंतु हग्न कर्म के लिए भी इसका लेप एवं प्रयोग किया जा सकता है। अब आते हैं अभ्यंतर में। तो पाचन संस्थान से उदर रोग, गुल्म, प्लीहा, उदरशूल, मंदाग्नि, कृश आदि में इसका उपयुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी ये जिस तरीके बताए गए ये सब बात कफ से उत्पन्न होने वाले रोग ही हैं, तो उनमें इसका यूज़ ज़्यादा होता है। रक्त व संस्थान में देखते हैं क्या है, तो रस ग्रंथियों के शोथ एवं रक्त विकारों में उपयुक्त हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्लेग में इसकी गोली देने से प्रतिषेध एवं निवारण दोनों होते हैं। तो मतलब बताया गया कि अगर प्लेग की जैसी कंडीशन उत्पन्न हो रही है तो आप उसमें इसे कंट्रोल एंड प्रिवेंशन दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हो गया तो उसको ये रोकने का काम करेगा, और अगर नहीं हुआ है तो ये आपको उससे प्रिवेंट करने का भी काम करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो आते हैं प्रजनन संस्थान की बात करते हैं। प्रजनन संस्थान में पढ़ लिया इसको, इमेनोरिया की कंडीशन में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इमेनोरिया कंडीशन कब उत्पन्न होती है, जहाँ आपके जो आर्तव, जो आपके ओवम वगैरह हैं, या तो प्रॉपरली फॉलिकल्स जो हैं वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, ओवल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तभी तो हो रहा है। ठीक है, और ये हमने क्या देखा था, ये आर्तव जनन है। ठीक है, तो जो रजो अवरोध है उसको भी ये हटाएगा, उसमें आपको हेल्प करेगा। प्रयोजन अंग क्या, पंचांग, मतलब इसकी पांचों चीज़ जो हैं वो यूज़फुल होती हैं। मात्रा इसकी चूर्ण की बता दी गई है, 1 से 3 ग्राम की मात्रा में इसका चूर्ण यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो हमने ये जो है कांडीर के बारे में पढ़ा। कांडीर एक आप अगर यूज़ करें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको नॉलेज होनी चाहिए प्लांट्स के बारे में, तो मोस्टली आपको आगे ये हेल्प कर सकता है। आप समझने की कोशिश करिए कैसे वर्क कर रहा है। और ये प्रियव्रत शर्मा ने आपको बताया ही है कि गलगंड वाले सब टाइप क्लासिफिकेशन के अंदर दे रखा है बुक में। ठीक, तो अब हम इसको ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लेक्चर, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो बनाएं, तो आप प्लीज़ हमको कांटेक्ट करके, हमको कमेंट करके बताइए कि आप किस तरीके की वीडियो किस चीज़ पर चाहते हैं, हम उस पर बनाएंगे ज़रूर।